वेलकम टू खोलो किताब। आज अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में भी हम पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। अगर आपने हमारी पिछली वर्कशीट्स देखी होगी तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी जिसमें आप याद रख सकते हैं कि कौन सा मुग़ल राजा पहले बना था और कौन उसके बाद। तो वो ट्रिक कौन सी थी? वो थी बादशाह, BHAJSA। बी से बाबर, एच से हुमायूं, BHA से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। तो ये बादशाह। मुग़ल साम्राज्य की और बातें बताई गई हैं, इसमें देखते हैं। मुग़लों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। तो राजस्व क्या होता है? टैक्स होता है एक तरीके से। तो मुग़ल अपने पैसे मोस्टली कहाँ से कमाते थे? जो किसान अपनी उपज बेचते थे तो उससे टैक्स लेते थे कि इतना तुम्हें देना ही पड़ेगा। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल जी ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। तो उन्होंने इस सर्वेक्षण क्यों किया था? मेन कि कौन सी ज़मीन पे कितनी पैदावार होती है और कितनी उससे कीमत मिल जाती है, ताकि उस हिसाब से ये अपना टैक्स या राजस्व लगा सकें कि कौन सी ज़मीन पर कितना राजस्व लेना है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसलों पर नकद के रूप में कर निश्चित किया गया। तो ये निश्चित कर लिया गया प्रत्येक फसल के आधार पर कि कौन सी फसल पे हमें कितना राजस्व लेना है। प्रत्येक सूबे या प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। बड़े होते थे प्रांत तो उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया राजस्व मंडलों में, जब प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई और हर राजस्व मंडल में हर फसलों के लिए अलग अलग राजस्व दर थी, हर का टैक्स अलग होता था। और क्या किया उसने? राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है जिसमें हम राजस्व या टैक्स लेते हैं किसानों से, उसको उस टाइम पे क्या बोलते थे? जब्त। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। तो अब किसान तो काफ़ी सारे होते थे तो वो एक एक करके जाएं तो किसी का याद ही नहीं रहे कि उसने दे दिया है नहीं, तो ये सब अपने गांव के मुखिया को अपना राजस्व जमा कराते थे और वो आगे फिर सरकारी खजानों में देते थे। अब कुछ क्षेत्रों पे क्या हुआ कि जमींदार जो शक्तिशाली अधिक होते थे उन्होंने मुग़ल प्रशासनों के शोषण के, जो शोषण ही होता था एक तरीके से राजस्व ज़बरदस्ती लेना, तो उसके विरुद्ध विद्रोह भी कर सकते थे। तो ये मुग़लों को पता भी था और कई जगह ऐसा हुआ भी जहाँ जमींदार और जो किसान हैं अगर उनकी सेम ही जाति होती थी तो वो मुग़ल सत्ता के विरुद्ध काफ़ी विद्रोह भी उन्हें सामना करना पड़ा। अब जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी, जब्त व्यवस्था कहाँ पे ज़्यादा प्रचलित थी? जहाँ पर मुग़ल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर लेते थे कि यहाँ ज़्यादा पैदावार होती है तो इनसे ज़्यादा टैक्स हम ले सकते हैं और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। तो सिर्फ जब्त वहीं पॉसिबल था जहाँ आप पहले देख पाओ कि ज़मीन कैसी है, निरीक्षण कर पाओ। और ऐसे निरीक्षित गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वहाँ विद्रोह थोड़ा ज़्यादा भी था। और क्या है, समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वो स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुग़ल एक ही शब्द यूज़ करते थे, जमींदार। चाहे वो कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो, जो उनके यहाँ कर इकट्ठा करके देता था उनको मुग़ल जमींदार का ही प्रयोग करते थे। और 17वीं शताब्दी के आते आते ऐसे काफ़ी किसानों ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। जैसे किसी ने, जमींदार और किसान सेम जात के हैं तो उन्होंने आपस में मिलके विद्रोह स्टार्ट कर दिया इस राजस्व कर के अगेंस्ट। अब हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, उसको देख लेते हैं। मुग़लों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? तो हमें पता है मुग़लों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? वो टैक्स लेते थे, राजस्व। तो मुग़लों की आमदनी का प्रमुख साधन
किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था, यानी जिसको हम टैक्स बोलते हैं। और दूसरा क्या है, मुग़ल साम्राज्य में जमींदार की क्या भूमिका थी। तो मुग़ल जमींदार किसको मानते थे, जो सबसे टैक्स इकट्ठा करे, राजस्व इकट्ठा करे और फिर सरकारी खजाने में जमा कराएं, चाहे वो कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो, सबको वो जमींदार ही बोलते थे। तो यही चीज़ हमें यहाँ लिखनी है। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों या जमींदारों को अपना राजस्व देते थे। एकत्रित किए गए राजस्व को जमींदार सरकारी खजाना में जमा कराते थे। तो दूसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया यहाँ से। अब तीसरा प्रश्न क्या है, अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था। तो ये भी हम पढ़ ही रहे हैं, कौन थे वो, टोडरमल जी थे। तो अकबर के राजस्व मंत्री का नाम टोडरमल था। अब टोडरमल कब, आई थिंक 10 साल के लिए रहा था राजस्व मंत्री, 1570 से 1580 के बीच में। और इन्होंने ही काफ़ी मतलब डीपली स्टडी किया था एग्रीकल्चर का, वहाँ कि कहाँ ज़्यादा खेती हो पा रही है तो वहाँ ज़्यादा हम राजस्व ले सकें, और जहाँ कम है वहाँ कम कर दिया जाए, ताकि ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और विद्रोह कम हो। प्रश्न नंबर 4 क्या है, जब्त शब्द से आप क्या समझते हैं। तो जब्त दो प्रकार के होते हैं, एक तो कानूनी व्यवस्था वाला जो आजकल चलता है कि जैसे आपकी बाइक पे आपने कोई आपके पास कागज़ नहीं है और आप बार बार ओवर स्पीडिंग या बिना हेलमेट के चल रहे हो तो आपकी गाड़ी जब्त कर लेते हैं, मतलब वो उनका आपका अधिकार एक तरीके से अपने पास कर लेते हैं। और मुग़लों के टाइम पे जब्त किसे बोलते थे, उस टाइम पे जब्त बोलते थे जब वो टैक्स वगैरह लेते थे, और मतलब एक बंदा टैक्स इकट्ठा करके राजस्व देता था फसलों पे, तो उसको बोलते थे जब्त। तो जब्त शब्द का अर्थ है किसी संपत्ति को अपने कब्जे में लेना, यानी अधिग्रहण करना। यह शब्द अधिकतर सरकारी कानूनी कार्रवाइयों में प्रयुक्त होता है। जब कानून के अंतर्गत किसी विवाद की स्थिति में किसी की संपत्ति सरकारी अधिग्रहण कर लेती है, तब उसे संपत्ति जब्त होना कहते हैं, कि संपत्ति जब्त हो गई। अब मुग़ल काल में जब्त या जब्ती भूमि राजस्व कर के निर्धारण करने के लिए एक माप प्रणाली होती थी, कि वो भूमि है जो जब्ती एक तरीके से, या तो वो एक तरीके से मजदूरी कराते थे हमारी ही ज़मीन पे, किसानों की ज़मीन पे, तभी उनको टैक्स लेते थे और नाम दे दिया था राजस्व। तो ये राजस्व जब्त भूमि भी वही होगी जो निर्धारित करती थी एक माप की कितना टैक्स आपको देना है। यह मुग़लों के समय तक ही प्रचलित रही और उसके बाद ये काफ़ी ख़त्म हो गई। प्रश्न नंबर 5 क्या है, जब्त व्यवस्था कहाँ अधिक प्रचलित थी। तो ये भी हमने पढ़ा है, जब्त व्यवस्था वहीं प्रचलित थी जहाँ पे निरीक्षण किया जा सकता था मुग़लों के द्वारा। तो जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुग़ल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। तो जब्त व्यवस्था कहाँ नहीं फैली, पश्चिम बंगाल में और गुजरात की तरफ नहीं फैल पाई। क्यों नहीं फैल पाई, क्योंकि वहाँ पे विद्रोह ज़्यादा होता था। तो होपफुली ये वर्कशीट आपको समझ में आ ही गई होगी। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।